हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर से हमारा एक नया लेसन शुरू किया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सम एनालिटिकल टेक्निक्स। सही है, कई सारे बातें हम लोग ने की है इसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, सो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है पहले जाकर उस लेक्चर को देखिएगा और फिर आकर इस लेक्चर पर आप कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड है, आपका स्वागत है। ठीक है, चलेगा। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें लेक्चर में पढ़ना क्या है, आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है बच्चों डिस्टिलेशन के ऊपर। डिस्टिलेशन के अलग अलग तरीके पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन क्यों करना है वो समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया बच्चों इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में हम लोग मेथड्स, अलग अलग मेथड्स की बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि अगर आप आगे चल के, ठीक है, जब आप आगे चल के मास्टर्स करोगे, बीएससी करोगे, ठीक है, या फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाओगे, अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद से परफॉर्म करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको किसी चीज का डिटेक्शन करना पड़ेगा। आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू डिटेक्ट कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको आगे चल के एक्सपेरिमेंट्स में करनी पड़ेंगी, और इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो डिस्टिलेशन हो, तो इसके लिए बहुत सारे हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं। उन्हीं टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं इस लेसन के अंदर। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते, हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को समझते हैं, क्योंकि आप कम स्टैंडर्ड के हो ना। जब आप आगे चल के मास्टर्स बैचलर्स करोगे तो वहां पे आप इन चीजों को मोर डिटेल में स्टडी करोगे। सही बात है। ठीक है, सो बच्चों लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देखा। हम लोगों ने बात की कि अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइजेशन कैसे की जाती है, उसका पूरा प्रोसेस समझा। सही बात है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्टिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो चालू करते बच्चों लेक्चर को। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से करेंगे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड अपने फोन में रखेंगे आप लोग, इसमें आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, कोर्सेस आने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उन कोर्सेस को अपने भाई बहनों को शेयर कर सकते हो आप लोग। सही बात है। ठीक है, और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई टेंशन की बात है। ठीक है, चलेगा, अपने बड़े भाई की तरह समझो, मैं आप लोगों को सारे डाउट वहां पे क्लियर करवाऊंगा। देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पॉसिबल होता नहीं, कभी कभी कमेंट रिफ्लेक्ट करता है, कभी कभी नहीं करता, इसलिए इंस्टाग्राम पे आओ, मैसेज करो, आप लोग को दिक्कत वहां पे कोई भी नहीं होगी। चलो बच्चों चालू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो सबसे पहले एक टॉपिक जो हमारा लास्ट वाले लेक्चर में रह गया था, सबसे पहले तो उसको कवर करेंगे कि आखिरकार व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन की बात हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में की थी। क्या था क्रिस्टलाइजेशन में, वहां पे अगर किसी कंपाउंड का, बच्चों अगर मुझे किसी कंपाउंड के अंदर से इंप्योरिटीज को निकालना है, मुझे नहीं चाहिए भैया कि इसके अंदर इंप्योरिटीज हो, तो मैं क्रिस्टलाइजेशन करता था। ठीक है, मैं क्या करता था कि एक सॉल्वेंट लेता था, कोई सिंपल सा, मैं क्या कर रहा था, एक नॉर्मल सा, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टेकन अ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, ज्यादातर हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट ही यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं ज्यादातर वो वोलाटाइल यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के एसीटोन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप चीजें यूज कर सकते हो। कभी कभी हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कभी कभी हम लोग क्लोरोफॉर्म भी यूज करते हैं अलग अलग सॉल्वेंट के टाइप पे। सही है, तो देयर आर मेनी मोर सॉल्वेंट जो हम लोग यूज कर सकते हैं आपके डिस्टिलेशन में, रिक्रिस्टलाइजेशन में। सही है, अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई सॉलिड है, आपके पास कोई सॉलिड चीजें प्रेजेंट है, एंड यू हैव टू रिमूव इंप्योरिटीज, मतलब कुछ चीजें उसके अंदर हैं जो आपको नहीं चाहिए। मान लो आपने कोई रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल गया, पर देयर आर सर्टेन थिंग इन दैट प्रोडक्ट कि वो आपको नहीं चाहिए। मान लो उसके अंदर कभी कभी बायो प्रोडक्ट होगा, कभी कभी कोई ऐसी चीजें होंगी दैट यू डोंट वांट इन योर प्रोडक्ट। आपको चाहिए कि भैया हमारा प्रोडक्ट प्योर हो एकदम, तो ये प्यूरिफिकेशन की टेक्निक है, आपका प्रोडक्ट एकदम प्योर होना चाहिए। तो आप उस केस में क्या करोगे, आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, अब इसके अंदर आपका प्योर प्रोडक्ट और इंप्योरिटी मिले हुए हैं, इसको आप क्या करोगे, मिक्स करोगे अपने सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, इसको क्या करोगे, आप मिक्स करोगे सॉल्वेंट के साथ, और इन दोनों सॉल्यूशन को, यहां पे जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो जब आपका सॉल्यूशन बना, यू विल हीट दिस सॉल्यूशन, हीट दिस
सॉल्यूशन। ठीक है, आप इस सॉल्यूशन को क्या करोगे, गर्म करोगे। अब इससे होता क्या, जब आप सॉल्यूशन को गर्म करते हो, हीट करते हो ना, तो इससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि कोई भी आपका सॉल्यूट आपने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाला है, पहले पहले आप उसको मिक्स कर रहे थे, वो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, सही है, उसके अंदर थोड़े बहुत पार्टिकल्स थे, पर जैसे ही आपने क्या किया, उसको हीट किया, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और सारे के सारे आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाता है। सही है, तो आपने क्या किया, जैसे ही हीट किया उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिल गया, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट आपका प्रेजेंट नहीं है। आपने क्या किया, उसको थोड़ा हीट किया, बॉईल किया, बॉईल करने के बाद जैसे उसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ, आपने वापस उसको क्या कर दिया, कूल। ठीक है, आपने वापस उसको क्या किया, कूल कर दिया। नाउ इससे ये है बच्चों कि देयर आर सर्टेन इंप्यूरिटीज जो उसके अंदर डिसॉल्व रहेंगी, उस सॉल्वेंट के अंदर हमेशा डिसॉल्व रहेंगी, पर आपका प्रोडक्ट कूल करने के बाद वापस क्या फॉर्म हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके वापस क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। मतलब आपका प्रोडक्ट बाहर आ गया और आपकी इंप्यूरिटीज इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व रहेगी। बस आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब यहीं पे एक चीज आती है बच्चों, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जैसे मानो, ध्यान से सुनो, यहां पे लिखता हूं मैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, मान लो आपने दो प्रोडक्ट लिए हैं, दो सॉलिड लिए हैं, या फिर मान लो आपका सॉलिड है और इंप्यूरिटीज है, या फिर आपका सॉलिड है, दो अलग अलग सॉलिड है, दो अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों को आपको सेपरेट करना है। ठीक है, होगा क्या, कई कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका जो सॉलिड है, सॉलिड मतलब जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपने अभी अभी केमिकल रिएक्शन करके बनाया है, इसकी सॉल्युबिलिटी और आपके इंप्यूरिटीज की सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी और आपके इंप्यूरिटीज की सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो उस कंडीशन पे आपको इस कंपाउंड को, ये जो आपको कंपाउंड मिला है ना, इसको तो आप सॉल्वेंट के अंदर डालोगे, इसको तो आप सॉल्वेंट के अंदर डालोगे, पर इसको एक स्पेसिफिक हीट पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देनी, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। अब इससे कहने का मतलब क्या है मेरा, सुनो, मैंने आपको क्या कहा कि देयर आर सम प्रोडक्ट एंड उसके अंदर इंप्यूरिटीज हैं। इसकी इंप्यूरिटीज, इसकी जो सॉल्युबिलिटी और इसकी जो सॉल्युबिलिटी वो एकदम आसपास है। मतलब जैसे मान लो ये अगर 237 केल्विन पे अगर मान लो सॉल्युबल हो रहा है, तो ये ज्यादा नहीं, 257 केल्विन पे ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो मतलब इनके टेम्परेचर में आपको ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही कम फर्क देखने के लिए मिल रहा है। सही है, 20 डिग्रीज का, 20 केल्विन का आपको फर्क देखने के लिए मिल रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, अब इस केस में आप क्या करोगे, अगर मान लो आपने इसको नॉर्मली एकदम ज्यादा हीट कर दिया तो दोनों ही सॉल्युबल हो जाएंगे, कोल्ड करने के बाद दोनों के ही क्रिस्टल मिल जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप कैसे इंप्यूरिटीज अलग करोगे। उस टाइम पे आता है बच्चों आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, उस टाइम पे आपका क्या आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहां पे आप हीटिंग को बहुत ही ज्यादा मॉडरेट लेवल पे रखोगे। समझ रहे हो, जहां पे आप हीटिंग को बहुत ही ज्यादा मॉडरेट लेवल पे रखोगे, आप हीटिंग को कंट्रोल करोगे, तो जो भी हीट रहेगा उसको आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। आगे जब मैं आप लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें भी ये सारी चीजें काम आने वाली है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आप क्या करने वाले हो, हीटिंग को मॉडरेट करोगे, इतना मॉडरेट करोगे कि वो 237 केल्विन से आगे ना जा पाए। समझ रहे हो, वो 237 डिग्री नहीं, केल्विन की बात हो रही है, तो केल्विन से आगे ना जा पाए। समझ में आई बात। ठीक है, अगर आप इतने टेम्परेचर पे हीट करोगे तो जितना भी आपका सॉलिड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। पर आपकी जो इंप्यूरिटीज है वो हल्के से टेम्परेचर की वजह से वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। समझ रहे हो, वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। तो इतना डिसॉल्व होने के बाद आप क्या करोगे, जस्ट यू विल फिल्टर दिस। जस्ट आप क्या करोगे, तो इसको फिल्टर करोगे। किससे फिल्टर करते हैं, नॉर्मली जो कापूस आता है ना, उससे हम लोग नॉर्मली फिल्टर करते हैं इसको। ठीक है, कॉटन प्लग, कॉटन से क्या करते हैं, इसको हम लोग फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हम लोग क्या लेते हैं, एक पोर्सेलिन डिश लेते हैं। पोर्सेलिन डिश में हमारा जो फिल्ट्रेट है, देखो फिल्टर किया, जो कॉटन के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज रहेंगी वो रह जाएंगी, और आपका जो फिल्ट्रेट रहेगा, फिल्ट्रेट मतलब फिल्टर करने के बाद जो आपका नीचे बचा हुआ ना, उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं ना, उसको आप रख दोगे आइस बाथ में। आइस बाथ बोल लो या फिर कोल्ड कंडीशन बोल लो या फिर रेफ्रिजरेटर बोल लो, किसी के भी अंदर डाल दो, लेकिन वहां पर टेम्परेचर
कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोल्ड कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले आपने क्या किया था, हीट किया था जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ी थी। अब आपने क्या कर दिया उसको, अब आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया। तो टेम्परेचर कम करने की वजह से अब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वापस आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। आपके सॉलिड प्रोडक्ट के क्या मिल जाएंगे, आपको क्रिस्टल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इन दिस वे आप क्या करोगे, आपका क्रिस्टलाइजेशन करोगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। डायग्राम तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया, आप लोग टेक्स्ट बुक्स अच्छे से देख लेना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों डिस्टिलेशन की। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, देखो अगर मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, यू हैव सम लिक्विड। अब लिक्विड का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, लिक्विड का एक स्पेसिफिक क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट आप लोग ने पढ़ा है कि जहां पर आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना। मतलब नॉर्मली कि जब आपका लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स, जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे और वो बॉइलिंग होना स्टार्ट कर दे, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब इस दुनिया में जितने भी लिक्विड हैं, ज्यादातर सारे लिक्विड्स का क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे हमारा वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। सही बात है ना, 100 डिग्री सेल्सियस क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लो आपकी लिक्विड के अंदर सर्टन इंप्यूरिटीज हैं, ठीक है, आपके लिक्विड के अंदर क्या है, सर्टन इंप्यूरिटीज हैं, तो इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे, डिस्टिलेशन करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, डिस्टिलेशन करोगे, जिससे आप अपने लिक्विड को, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, अपने लिक्विड को, यहां से आपका लिक्विड रिमूव होगा और आपकी इंप्योरिटीज उसके अंदर बची रहेगी। दिस इज केस नंबर 1। इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, डिस्टिलेशन का उपयोग कर सकते हो, डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन मान लो बच्चों आप लोग ने 2 लिक्विड लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन मान लो आपने 2 लिक्विड लिए। एक लिक्विड है आपका वोलाटाइल, वोलाटाइल लिक्विड, और एक है मान लो आपका नॉन वोलाटाइल। समझ रहे हो, एक है आपका नॉन वोलाटाइल लिक्विड। तो अगर ये 2 अलग अलग लिक्विड आपको मिले हुए, ठीक है, 2 अलग अलग लिक्विड अगर आपके पास है, तो उन 2 अलग अलग लिक्विड को विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टिलेशन आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और वहां से आप उस चीज को रिमूव कर सकते हो। समझ में आई बात। ठीक है, अब डिस्टिलेशन हो गया। डिस्टिलेशन के 2 प्रकार हैं, एक आप करोगे सिंपल डिस्टिलेशन, एक आप करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, 2 चीजें हम लोग को पढ़नी है। एक और चीज होता है डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सही है, पर मेन जो टाइप होते हैं वो आपके सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया किस किस केसेस में डिस्टिलेशन यूज करना है। पहला केस ये हो सकता है कि आपके पास एक लिक्विड है और आपके पास उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज है, तो उस लिक्विड को वहां से बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टिलेशन करोगे। या फिर आपके पास क्या है, 2 लिक्विड है, उसमें से एक लिक्विड आपका वोलाटाइल है, एक लिक्विड क्या है आपका वोलाटाइल, और दूसरा लिक्विड क्या है आपका नॉन वोलाटाइल। समझ में आई बात। ठीक है, सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ योर डिस्टिलेशन। आ जाओ आगे बढ़ते। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना बच्चों सिंपल डिस्टिलेशन को। ठीक है, लेट्स स्टडी फर्स्ट सिंपल डिस्टिलेशन। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, पर पहले हम लोग समझते हैं। देखो सिंपल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट आपके पास एक वोलाटाइल लिक्विड है और एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड है, नॉन वोलाटाइल लिक्विड है। इन दैट केस दोनों का टेम्परेचर चेंज अलग रहेगा। जो वोलाटाइल लिक्विड है इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 से लेस, 100 से लेस रहेगा। उल्टा बना दिया ना, 100 से लेस रहेगा आपका जो वोलाटाइल लिक्विड है, उसका टेम्परेचर 100 से कम रहेगा। वहीं बच्चों जो नॉन वोलाटाइल लिक्विड है उस केस में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो 100 से ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो, नॉन वोलाटाइल लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, 100 से ज्यादा देखने के लिए मिलता है। नाउ इन दिस केस आप क्या करोगे, आप इन दोनों लिक्विड को कैसे अलग करोगे, दैट इज द क्वेश्चन। यहां पे एक सेटअप दिया गया, पर अपन अपना सेटअप पहले बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग एक आरबी, दिस इज द आरबी। आरबी मतलब क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, आरबी का मतलब क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क। सो दिस इज द आरबी।
यहाँ लिख दूं, दिस इज द आरबी, इसको आरबी बोलते हैं, नॉर्मली आप राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोल सकते हो। फिर यहाँ पे आप रखोगे एक स्टैंड, ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है जो बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे एक स्टैंड रख दोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप, आप इस स्टैंड से क्या करोगे, इस आरबी को ऐसे पकड़ लोगे, समझ रहे हो, जिससे ये आरबी आपका गिरे नहीं, यहाँ से आपका आरबी गिरे नहीं। इसको मिटा रहा हूं मैं, मेरे को कुछ चीजें यहाँ पे दिखानी है। पता चल गया ना ये क्या है, दिस इज योर आरबी। नेक्स्ट, इसके नीचे आप रखोगे एक बर्नर, यहाँ पे एक ऐसा आपको क्या रखना है, बर्नर रखना है, और इस बर्नर से आपको ऐसा दिखाना है कि यहाँ से फ्लेम्स उठ रहे हैं। चलेगा डायग्राम, चलता है। फिर नेक्स्ट स्टेप, इससे क्या कनेक्ट करना है, देखो यहाँ से आप एक ऐसी पाइप कनेक्ट करोगे, यहाँ से ऐसी, और इस पाइप से यहाँ पे कनेक्ट रहता है बच्चों आपका कंडेंसर। दिस इज द कंडेंसर। कंडेंसर में एक इनलेट, एक आउटलेट, नीचे वाला इनलेट होता है, ऊपर वाला आउटलेट होता है, और फिर यहां से आपका कलेक्टिंग फ्लास्क। दिस इज द कलेक्टिंग फ्लास्क, आप लिख सकते हो, दिस इज द कलेक्टिंग फ्लास्क, सही है। दिस इज कंडेंसर, ओके। ये है आपका आरबी, ये आपका बर्नर है, ये आपका स्टैंड है। अच्छा, यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे दिखा देना। यहाँ पे आपने क्या किया है, एक थर्मोमीटर ऐड किया। अब आपको करना क्या है, सुनो ध्यान से। मैंने आपको दिया एक लिक्विड का मिक्सचर, उस लिक्विड के मिक्सचर के अंदर वोलेटाइल लिक्विड है और उसी के अंदर नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। दो चीजें मिक्स है बच्चों, ठीक है, दो चीजें मिक्स है। आपका एम है कि इन दोनों को सेपरेट करना, ठीक है। आपका एम क्या है कि इन दोनों लिक्विड को सेपरेट करना। अब आप लोग को पता है कि जो वोलेटाइल लिक्विड है उसका टेम्परेचर 100 से कम है, और जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है इसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा है, सही है। तो मतलब इसका टेम्परेचर 100 से कम रहेगा और इसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा रहेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। आपने अपना ये मिक्सचर डाल दिया इसके अंदर, इस आरबी के अंदर, दिस इज आरबी राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके अंदर आपने डाल दिया अपना मिक्सचर। अब होगा क्या, आप करोगे इस चीज को हीट, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां से बर्नर से यहां से इस चीज को हीट करोगे। जब आप हीट करोगे तो ये बॉईल होगा। अब 100 डिग्री टेम्परेचर से पहले ही, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से पहले ही यहां से क्या होगा, जो वोलेटाइल लिक्विड होगा उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। यहां से उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। जैसे मान लो एसीटोन रखा हुआ है, अब एसीटोन का टेम्परेचर कितना होता है, 57 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आपने एसीटोन डाला हुआ है तो एसीटोन 57 डिग्री, जैसे टेम्परेचर 57 डिग्री पहुंचेगा यहां पे एसीटोन के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, सही बात है, ठीक है। पर आपका जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड था, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे मान लो इसका टेम्परेचर है 117 डिग्री सेल्सियस। ये भी वैसे इतना ज्यादा नहीं होता, पर सपोज दैट इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका एसीटोन था उसके वेपर्स बनना शुरू हुए, और ये वेपर्स कहां चले गए, इस तरफ चले गए, आपके कंडेंसर की तरफ बढ़ गए। अब कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में एक जगह है आपका इनलेट, ये आपको शो करना है, और एक जगह है आपका आउटलेट। ये किस चीज के लिए है, ये आपके वाटर के लिए। इनलेट से आप एक पाइप कनेक्ट करोगे और आउटलेट से एक पाइप कनेक्ट करोगे। इनलेट वाली जो पाइप है उसको आप किसी टैप से कनेक्ट कर दोगे, टैप वाटर से। टैप वाटर से पानी आपका जाएगा किसके अंदर, इनलेट के अंदर। यहां से पानी पूरे के पूरे कंडेंसर में जाएगा और आउटलेट से पानी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो मतलब आपका पानी जो है वो इसके अंदर क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से इसका एरिया कब, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। अब आपने क्या किया, यहां से जो आपकी गैस निकली थी, इसको मैंने गलत इस कलर से बनाया था ना, यहां से जो आपकी गैस निकली थी, जो सबसे पहले बॉईल हुआ था, यानी आपका एसीटोन, मान लो 57 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे यहां से ये निकला, ठीक है, ये सबसे पहले कहां गया, इस कंडेंसर में, बाकी रास्ता ही नहीं आ गया, रास्ता ब्लॉक किया हुआ हम लोग ने। यहाँ पे एक रबर ट्यूब लगा देते हम लोग तो रास्ता ब्लॉक है। तो ये कहां घुसेगा, आपके कंडेंसर के अंदर घुसेगा। कंडेंसर में टेम्परेचर कम होने की वजह से ये वापस क्या हो जाएगा बच्चों, लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये कंडेंसर ऐसे टिल्टेड रहता है, तो यहाँ पे जितने भी लिक्विड बनते रहते हैं ना, ये सीधा इस ट्यूब से आकर कहां कलेक्ट हो जाते हैं, इस कलेक्टिंग फ्लास्क में, ठीक है। ये कहां कलेक्ट हो जाते हैं, इस कलेक्टिंग फ्लास्क,
सही बात है। जब आपने देखा कि एक टेम्परेचर आपने मेंटेन किया हुआ था 57-60 डिग्री का, उस पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। कुछ समय बाद आप ये देखोगे कि यहाँ पे ड्रॉप्स गिरना बंद हो गए, ठीक है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो ड्रॉप्स है वो गिरना क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी वोलेटाइल लिक्विड थे वो सब कुछ क्या हो चुके, इवोपोरेट हो चुके, और वो सब कुछ किस तरफ आ गए, आपके कलेक्टिंग फ्लास्क की तरफ आ गए। समझ लो, सब कुछ कहां पहुंच गया, इस कलेक्टिंग फ्लास्क की तरफ पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि आपका पूरा का पूरा वोलेटाइल मिक्सचर क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। और यहां पर अब इस आरबी के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट है, अब इस आरबी के अंदर बच्चों जो भी लिक्विड प्रेजेंट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। समझ रहे हो? सो दिस इज द सिंपल डिस्टिलेशन। ये सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जहां से आप अपने वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, अब यही सेम डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखो, सेम डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ, पर थोड़ा अच्छे से बना के दिया। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, क्या करें। देख लो, यहाँ पे भी दिया हुआ आरबी फ्लास्क। दिस इज द आरबी फ्लास्क, सही है। इसके अंदर आपका सॉल्यूशन रखा है, यहाँ पे बर्नर है, वायर गॉज है, स्टैंड दिया हुआ है, स्टैंड के यहाँ पे थर्मोमीटर कनेक्ट है, सही है। और थर्मोमीटर से देखो यहाँ से ये फ्लास्क आपका किससे कनेक्टेड है, सीधा कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर क्या दिया, ये आपका इनलेट, या आपका आउटलेट। कभी भी उल्टा मत बनाना, इसको इनलेट इसको आउटलेट मत बनाना, ठीक है। कभी भी आप आगे चलकर केमिस्ट्री लैब में जाओगे, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग सब करोगे आगे चल के, तो लैब में जाओगे तो आपको ध्यान रखना है नीचे वाला हमेशा इनलेट होता है। आप नीचे से वाटर को क्या कर दो, अंदर डालता है वाटर आपका, और ऊपर से ही आपका वाटर बाहर आता है, सही है। तो ये है आपका इनलेट जहां से वाटर अंदर आएगा, या आपका आउटलेट, या आपका कंडेंसर। अब कंडेंसर से आपकी जो भी गैस जाएगी वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई, और ये इस लिक्विड सब्सटेंस या फिर आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। एकदम सिंपल, समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ। नो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग ने पढ़ा, भैया मेरे पास वोलेटाइल लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, एक का 57 है, एक का 130 140 हो सकता है, सही है। ऐसे लिक्विड का अगर सेपरेशन करना है तो आप सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हो। बट इफ यू हैव टू लिक्विड और दोनों का टेम्परेचर बहुत आसपास है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर क्या है बच्चों, बहुत आसपास है। जैसे मान लो बेंजीन है और मान लो एसीटोन है, क्या हो गया, ठीक है, एसीटोन है। अब बेंजीन का जो टेम्परेचर होता है वो है आपका 98 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने बताया इसका है 57 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 57 आपका मिनिमम डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप देखो ध्यान से तो दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों ही आपकी गैस क्या है बच्चों, वोलेटाइल गैस, वोलेटाइल गैस नहीं, सॉरी लिक्विड है, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों क्या है आपका वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप यूज करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ध्यान से सुनो, यहां पर आप जो हीटिंग दोगे वो मॉडरेट हीटिंग होगी। जैसा मैंने आप लोग को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ाया था कि भैया वहां पे जो टेम्परेचर था वो सब कुछ कितना था, आप एक फ्रैक्शन में रखते थे, एक क्या बोलते हैं, एक मॉडरेट टेम्परेचर में रखते थे कि भैया इतना ही टेम्परेचर होगा तभी वो क्या होगा, डिस्टिलेट होगा, वरना वो डिस्टिलेट नहीं होगा। तो वही चीज हम लोग को यूज करनी है बच्चों आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले टॉपिक में। हमें क्या करनी है, हमें देना है मॉडरेट हीटिंग, ठीक है, हमें क्या देना है, मॉडरेट हीटिंग देना है। और उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म करोगे। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, चलो दो कंपाउंड है आपके पास, दो लिक्विड है, एक है आपके पास लिक्विड ए, चलो अभी कोई नाम यूज नहीं करेंगे हम लोग, और एक है बच्चों आपका लिक्विड बी। दो लिक्विड है, ठीक है, एक है आपका लिक्विड ए, एक है आपका लिक्विड बी। सपोज दैट आपके लिक्विड ए का टेम्परेचर है 137 नहीं 235 केल्विन, ठीक है, मान लो इसका टेम्परेचर है 235 केल्विन। और आपका जो लिक्विड बी है मान लो इसका टेम्परेचर है 247 केल्विन। नाउ अगर आप देखोगे दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस में, तो दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस में सिर्फ 12 केल्विन का फर्क है, और आप ये भी कह सकते हो कि 12 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, क्योंकि डिफरेंसेस डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होते, भले टेम्परेचर अलग होते पर दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सेम होते हैं, दोनों डिग्री सेल्सियस और केल्विन का डिफरेंस सेम होता है। अब मान लो इन दोनों को आपको अलग करना है, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में
आप यूज करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और आप दोगे इसको मॉडरेट हीटिंग। ठीक है, आप क्या दोगे इसको, मॉडरेट हीटिंग दोगे। यहां पे आपको टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ेगा, कितने पे, 235 केल्विन पे। ठीक है, यहां पे आपको टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ेगा 235 केल्विन पे। ठीक है, थर्मोस्टैट करके एक मशीन आती है जो आपके लैब में अवेलेबल होती है, उसके हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं। टेम्परेचर फिक्स करने का ऑप्शन आता है उसके ऊपर, तो आप इतने इतने डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दो, उसका उस मशीन का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। सही है, थर्मोस्टैट करके मशीन आती है, वही ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। वैसे नॉर्मल बर्नर से अगर आप हीट करोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ते ही चले जाएगा ना, वहां पे आप टेम्परेचर कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, तो थर्मोस्टैट का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसका डायग्राम देखो, यहीं पे देख लेते, चलो क्या ही एक्स्ट्रा बनाए। सपोज दैट आपने लिया दो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन था आपका ए और एक सोल्यूशन था आपका बी। अब अभी मैंने आपको बताया कि ए का जो टेम्परेचर है वो कम है और बी का टेम्परेचर ज्यादा है, पर दोनों के टेम्परेचर में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, दोनों को लोगे, थर्मोस्टैट में डालोगे, टेम्परेचर फिक्स करोगे, कितना, 235 केल्विन, क्योंकि ये सबसे पहले वाले का ये था ना। इतने पे आपने क्या किया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, इतने पे टेम्परेचर अब आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आपने किया तो आपका जो पहला वाला लिक्विड था, यानी आपका जो लिक्विड ए था, इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में इसके वेपर्स बनना क्या हो जाएंगे बच्चों, शुरू हो जाएंगे। यहां से वेपर्स उड़ उड़ के गए। अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे आपके कुछ कॉलम दिए रहते हैं, एक ऐसा कॉलम बनाया रहता है जिसके अंदर रेजिन्स भरे रहते हैं। ठीक है, ऐसे गोले गोले ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर आते हैं, उसको हम लोग रेजिन बोलते हैं। घर वाला रेजिन नहीं, दूसरा रेजिन होता है, वो इसके अंदर भरे होते हैं। इस रेजिन के अंदर से क्या होती है बच्चों, वो गैस पास होती है। सही है, इस रेजिन के अंदर से वो गैस पास होती है। क्यों, ध्यान से सुनो, क्यों लगाया है। आपका जो ए मॉलिक्यूल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, कम होगा। ये हम लोग पढ़ते हैं ना 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना, कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होता है, जो जितना बड़ा कंपाउंड है उसका जो ये है बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उतना ज्यादा होता है, क्योंकि उतने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं ना हम लोग, उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, तभी तो वो कंपाउंड बॉइल होगा, तभी तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सही है, तो यहां पे हमने लगा दिया है बच्चों, एक कॉलम लगा दिया, इस कॉलम के अंदर हम लोग ने भर दिया रेजिन। अब होगा क्या, जिसका वेट कम होगा ना वो इस रेजिन को पार कर जाएगा। जिसका वेट कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट, वो क्या करवाएगा बच्चों, इस रेजिन को पार कर जाएगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो इसको पार नहीं कर पाता एक्चुअल में। सही है, तो सबसे पहले यहां पे क्या बनेंगे, इसके फ्रैक्शन, अपने गैसियस मॉलिक्यूल बनेंगे। ये गैसियस मॉलिक्यूल यहां से जाएंगे फिर कंडेंसर में, नॉर्मल सा कंडेंसर, और फिर यहां से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एक आपका लिक्विड मिल जाएगा। कुछ समय बाद जब यहां से लिक्विड आना बंद हो जाए, ठीक है, यहां से लिक्विड गिरना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो मतलब आपका जो सबसे पहला वाला कंपाउंड था, यानी आपका कंपाउंड ए था, इसका टेम्परेचर कम था, वो क्या हो जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा। सेकंड स्टेप में अब देखो, सिंपल वाले में हम लोग क्या करते थे, सिंपल वाले में जो यहां पे मिलता था उसी को हम लोग रख लेते थे कि भैया ये चलो हमारा नॉन वोलेटाइल। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसको हटाएंगे और यहां पे एक दूसरा फ्लास्क डालेंगे और फिर टेम्परेचर को वापस बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर वापस बढ़ेगा तो जो आपका बी वाला कंपाउंड था, अब इसका डिस्टिलेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब इसकी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी और दूसरे फ्लास्क में आप क्या करोगे, अपने दूसरे कंपाउंड को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। समझ में आई बात, ठीक है। सो ये है बच्चों आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं इसमें तो कुछ है नहीं स्क्रीनशॉट जैसा। अब आगे बढ़ते, आज का लास्ट टॉपिक क्या है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब अगर हम लोग प्रेशर कम करके डिस्टिलेशन करें तो उससे क्या फायदा होगा। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी बचपन में कहीं तो, या फिर फिजिक्स में पढ़ी होगी कहीं पे, दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कहीं तो पढ़ा होगा ये आपने, ठीक है, कहीं तो पढ़ा होगा कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आपने प्रेशर कम किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अभी तक जितने भी हम लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़े हैं वो सब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे थे। कौन से प्रेशर पे कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे थे, जितने भी अभी तक हम लोग ने डिस्टिलेशन किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर रिड्यूस करेंगे आपके आरबी के अंदर। इससे होगा क्या, अगर आपने प्रेशर को रिड्यूस किया, कौन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है, तो
इस मेथड का यूज करके आप जो एकदम ऐसे लिक्विड का डिस्टिलेशन भी कर सकते हो जो लिक्विड बहुत ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। जैसे मान लो इमिडाजोल है। अब इमिडाजोल का तो भैया टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सही है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उनका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। कुछ लिक्विड होते हैं 500 डिग्री पे बॉईल होते हैं, समझ रहे हो। इतना ज्यादा डिग्री तो भैया हमारे नॉर्मल से लैब में अटेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया नॉर्मल से हम लोग बर्नर जला रहे नीचे, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिग्री सेल्सियस हमारे लैब में, नॉर्मल लैब में अटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली बच्चों इस आरबी का जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर को क्या कर देंगे, रिड्यूस्ड, प्रेशर को क्या कर देंगे, कम। जैसे ही आपने प्रेशर को कम किया, उस आरबी के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब आप मॉडरेट टेम्परेचर पे भी ज्यादा टेम्परेचर वाले लिक्विड का डिस्टिलेशन कर सकते हो, सही बात है, ठीक है। और इसका कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में दिया नहीं है, ठीक है। 4 लाइन दिया हुआ है आपकी बुक में इसके बारे में, दैट इज योर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपका जो टेम्परेचर होता है इट्स ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब आपने प्रेशर रिड्यूस किया, आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे आप कम टेम्परेचर पे भी, जिनका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे लिक्विड जिनका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं, उनका डिस्टिलेशन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। समझ में आई बच्चों, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, डिस्टिलेशन के जितने भी मैंने पार्ट समझाए हैं, वो चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगले वाले लेक्चर से हम लोग एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, नया कोई टेक्निक शुरू करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे आप सारे के सारे बच्चे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक न्यू वीडियो में, अलग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी।